आज हम यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसकी तीसरी वर्षगांठ आयोजित करने के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं और उसी के संबंध में ये वार्ता आयोजित की जा रही है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है, देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं उस पिछले 3 सालों के अंदर हमने क्या अचीव किया है और क्या अचीव करना हमें बाकी है। ये शिक्षा नीति भारत की 34 वर्षों के बाद, क्योंकि इससे पहले जो भारत की शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी, उसके बाद में 34 वर्षों के बाद में बहुत ही एक क्रांतिकारी शिक्षा नीति लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ज़्यादा फोकस किया गया है। बच्चों को रटने की प्रवृत्ति की जगह उनमें चिंतनशीलता का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र के अंदर बच्चे का विकास हो, इस पर फोकस किया गया है। साथ ही साथ ये शिक्षा नीति 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है, जिसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक को इसमें समावेश किया गया है। प्री प्राइमरी में यहाँ बाल वाटिका 1, 2, 3 के नाम से विद्यालय में कक्षाएं संचालित की जा रही है। अगर मैं केंद्रीय विद्यालय की बात करता हूँ तो पिछले शैक्षणिक सत्र में लगभग 50 केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत बाल वाटिका 1, 2 और 3 खोले गए और इस सत्र के अंतर्गत 450 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 3 खोला गया है, जिसके अंतर्गत हमारे +3, +4 और +5 एज ग्रुप के बच्चे भी इसमें समाहित किए गए हैं। तो कोई भी बच्चा जिसमें अगर टैलेंट है तो उस टैलेंट का वो भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। साथ ही साथ हमारे जो शिक्षकगण हैं उनके प्रशिक्षण पर भी पूरा फोकस किया गया है, जिसमें CBSE, NCERT बराबर इसमें जोर देता है और CPD कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स, जिसमें निष्ठा के माध्यम से हमारे टीचर्स ने ई-विद्या के माध्यम से बहुत सारे जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं उनको कंप्लीट किया है, जिससे हमारे बच्चों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा होने जा रहा है। ये शिक्षा नीति आने से हमारे देश के अंतर्गत किसी भी वर्ग में, हर क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों का एक संतुलित विकास होने जा रहा है और जहाँ पर जिन बच्चों को नियमों में ढील देने की ज़रूरत है, सरकार ने उनके लिए उचित कदम उठाए हैं। चाहे वो रिजर्वेशन का मैटर हो, चाहे अनुसूचित जनजातियों के लिए नए स्कूल खोलने की बात हो जहाँ पर एकलव्य मॉडल स्कूल है, चाहे ग्रामीण प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना करना और केंद्रीय विद्यालय धीरे धीरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। तो एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार है और साथ ही साथ शुरुआत से ही बच्चे में एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास इसमें होने जा रहा है। क्लास 6 से ही हमारे यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन का भी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जहाँ पर भी नियमित और परमानेंट स्कूल बिल्डिंग है, वहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन शुरू किया गया है, जिससे बच्चों में कौशल विकास शुरुआत से उसमें संभव है। साथ ही साथ क्लास 5 तक बच्चों को जो शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दी जाए या उनकी जो रीजनल लैंग्वेज में ही दी जाए, इस पर प्रॉपर इसमें फोकस किया गया है। यानी कि ये नीति जो है हर तरह के जो बच्चे आते हैं, हर वर्ग के जो बच्चे आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और इसको नीति को बनाने में हमारे जो बहुत महान वैज्ञानिक हैं, के कस्तूरीरंगन, टी.आर. सुब्रमण्यम, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो रमेश जी पोखरियाल के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे 2020 में, उन्होंने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है और इस 3 साल के अंतर्गत देश के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को हमें मिले हैं। केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत भी इस पॉलिसी को प्रॉपर ढंग से उपयोग में किया गया है और हम इसको लागू कर रहे हैं। तथा जो हमारे समाज सुधारक हैं, चाहे वो शिक्षाविद हों, चाहे वो हमारे राजनीतिक हो, चाहे सोसाइटी से जुड़े हुए हमारे स्टेक होल्डर्स हो या समुदाय के जो मेंबर्स हैं, उन सभी का इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग लिया जा रहा है और उनके सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। और हर महीने और हर 6 माह के अंतर्गत इस नीति का पूर्णतया विश्लेषण किया जाता है और क्या हम आगे कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि अभी बताया कि जो सकल नामांकन जो दर है अभी बहुत कम है, उसको 100% करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। साथ ही साथ FLN जो हमारी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान है, इसको बढ़ावा दिया गया है कि हमारी क्लास 2 और क्लास 3 तक के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनकी जो बुनियादी शिक्षा है अगर वो मजबूत होगी
क्योंकि वो हमारा एक फाउंडेशन स्टोन का काम करता है, तो निश्चित रूप से हमारी जो ऊपर की जो शिक्षा है उसको बल मिलेगा। इसलिए FLN और निपुण भारत पर काफ़ी इसमें जोर दिया गया है। साथ ही साथ जो हमारे क्लास 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति सकारात्मक रूप से जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह का जो पाठ्यक्रम है इसमें निर्धारित किया गया है। इस पाठ्यक्रम को एक तरह से मल्टी करिकुलम बनाया गया है कि जिसमें बच्चा साइंस का होते हुए भी कुछ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट का और निर्धारण कर सकता है, वो ज्योग्राफी के साथ में बायोलॉजी पढ़ सकता है। इस पॉलिसी में ऐसा नियम बनाया गया है। साथ ही साथ पहले 4 वर्षीय या 3 वर्षीय पाठ्यक्रम हुआ करता था, उसको पूरा करने के बाद ही उसको डिग्री या डिप्लोमा दिया जाता था, लेकिन इस पॉलिसी के अंतर्गत इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है कि बच्चा अगर 1 साल का कोर्स कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, 2 वर्ष में उसको डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 या 4 वर्ष का अगर कोर्स पूरा कर लेता है तो उसको डिग्री दी जाएगी। तो इसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में जो काफ़ी बदलाव हुए हैं, मैं मानता हूँ कि ये शिक्षा नीति भारत की जो पिछली शिक्षा नीतियों से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इस शिक्षा नीति के अंतर्गत हर वर्ग को आगे बढ़ने का बराबर मौका दिया गया है। और मैं मानता हूं कि जो भारत के जो एक युवा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है हमारे केंद्रीय कैबिनेट जो शिक्षा मंत्री है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो गोष्ठियां हैं या कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आज इस वार्ता के माध्यम से पूरे पाली ज़िले में सभी से आह्वान करता हूं कि जिस शिक्षा नीति है इसका सभी अपने बच्चों का भरपूर इसमें महत्वपूर्ण योगदान बढ़ाएं और इस शिक्षा नीति के दिए गए जो विचार हैं, जो इसका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को बच्चों तक पहुंचाए, ताकि जो आने वाले आपके जो बच्चे हैं उसका निश्चित रूप से भविष्य निर्माण होगा और देश की एक युवा पीढ़ी तैयार होगी। क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाने में जो भारत का बहुत बड़ा योगदान है और जिसका जो डंका अभी बज रहा है, आने वाले समय में भारत की जो प्रतिभाएं हैं विश्व स्तर पर अपना परचम फहराएगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बार पुनः मैं सभी यहाँ पर पधारे हुए पदाधिकारियों का केंद्रीय विद्यालय पाली परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए नीति बनाई गई थी। उसकी समीक्षा के लिए कुछ जगह पे व्यूज़ लिए जा रहे लोगों को, उनको इकट्ठा करके उस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं या क्या इनमें सुधार हो सकता है, तो इस पर चर्चा हो रही है। पर कुछ मुख्य बिंदु हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। पहला कि पहली बार ECCE यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन को ऑर्गेनाइज सेक्टर में लिया गया, यानी अब नर्सरी KG प्रेप इज़ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड स्कूल एंड दे विल हैव देयर ओन करिकुलम, उनका अपना एक पाठ्यक्रम होगा। दूसरा, जब बच्चा सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में आता है तो उसके लिए फिक्स सेट ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं है कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ही लेना है। वो फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ में इकोनॉमिक्स ले सकता है यदि उसको ऐसा लेना है तो। ये एक बहुत मतलब स्वागत योग्य परिवर्तन है जो नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आया है हमारे पास में। जो दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो तब सक्सेसफुल होगी, तब सफल होगी जब शिक्षक प्रशिक्षित हों, और शिक्षक प्रशिक्षण पे भी पुरजोर मेहनत कर रही है CBSE हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, और नियमित रूप से शिक्षकों का प्रशिक्षण हो रहा है और इसका असर है। मैं इसे एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ CCE देखता हूँ। CCE मतलब सतत एवं समग्र अवलोकन जो पहले हुआ करता था, उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन देख रहा हूँ, जिसमें बच्चों को लर्निंग एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। आज पुनः हम वापस वहीं आ रहे हैं जहाँ पे बच्चों की लर्निंग एक्टिविटी पे जोर दिया जा रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जोर दिया जा रहा है, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ पे जोर दिया जा रहा है, आर्ट पे जोर दिया जा रहा है, स्पोर्ट्स पे जोर दिया जा रहा है। तो कुल मिला के जो समग्र विकास की हम जो बात करते हैं
उसको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पूरा एड्रेस किया। इट्स ए वेरी नाइस पॉलिसी। मैं उम्मीद करता हूँ इससे देश में के विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण नई शिक्षा नीति में एक चीज़ देखने में आती है, इट शुड बी अफोर्डेबल एंड अकाउंटेबिलिटी। उन सभी बच्चों तक जाना है जो समाज में शिक्षा से वंचित है। उनको एक व्यवस्थित शिक्षा देने के लिए भी बहुत कुछ इस शिक्षा नीति में किया गया है। जैसे उनका हाउस होल्ड सर्वे हो रहा है, एक एक बच्चे तक, एक एक पेरेंट्स तक अप्रोच की जा रही है। सभी शिक्षण संस्थाओं में इस पर भी जोर दिया जा रहा है। जनरेशन का निर्माण करने की जो नींव है उसकी तरफ ध्यान दिया गया है और हम शिक्षण संस्थाओं को भी इसमें बहुत अग्रसर होकर इसमें काम लेना चाहिए, ताकि हमारे समाज का प्रत्येक छात्र, प्रत्येक व्यक्ति वह इस समाज के, इस देश के लिए अपना योगदान, अपनी क्षमता विकसित करके कर सकेगा। शिक्षा नीति में बताया है और कुछ परिवर्तन भी किए हैं। यदि हम देखते हैं तो कुछ परिवर्तन समाज में हमें इस बात से शिक्षा नीति के तहत एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर छात्र में एक विशेष गुण है, एक टैलेंट है। उस शिक्षा नीति के तहत उस टैलेंट को बाहर निकालना है जो आने वाले समय में एक स्किल के साथ हो और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये इसका एक और ऑब्जेक्टिव है। जो पहले हम रोट लर्निंग किया करते थे, रट के परीक्षा देना और पास हो जाना, तो यह शिक्षा नीति जो है रोट लर्निंग को डिस्करेज करती है और क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल अप्रोच को बढ़ावा देती है। इसके अलावा भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह शिक्षा नीति जो है 2020 यह एक महत्वपूर्ण है। और इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो पहले हम विश्व गुरु हुआ करते थे, वह विश्व गुरु बनने की एक पहल हो सकती है। और हमने अगर इस शिक्षा नीति के तहत पूरा अभ्यास किया, प्रयास किया और होमवर्क्स किया, तो हम विश्व गुरु बनने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। तो इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ कुछ मेजर हाइलाइट्स भी हैं इसके शिक्षा नीति के। वह ये है कि 5+3+3+4 का जो पैटर्न है वह है कि 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और फिर 3 वर्ष जो है वो प्री स्कूलिंग सेंटर है। इसके अलावा विश्व स्तर पर शिक्षा को यूनिवर्सलाइजेशन करना है, विश्व स्तर पर शिक्षा को, भारतीय शिक्षा नीति को लाना है। देन इसमें एक और चीज़ है GER, दैट इज़ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। 2030 तक इस शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार ने 100% रजिस्ट्रेशन करने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों को बाध्य किया है और विभिन्न प्रयासों से हम ऐसा कर सकते हैं।